रिहाई पर हंगामा है क्यों बरपा? बलि का बकरा कौन बना है? वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं। किसके दामन दाग सना है? टूटी जो लोहे की सलाखें, रिहाई ने विवाद जना है। नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है। जेल गया जो और कोई था, जेल में रहकर और हुआ है। बीत गई वो बात पुरानी, आचरण अब अच्छा लगे। सही गलत की क्या परिभाषा, बुरा भला सब सच्चा लगे। छूटे 27 लोग, मेरा नाम 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा हंगामा में हम ही को लेके हो रहा है। हुई रिहाई, मची दुहाई, कहीं खुशी कहीं हृदय चोट है। राजनीति तो खरी खरी है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। न्याय ये समझे कहाँ खोट है। रिहाई पर हंगामा है क्यों बरपा? पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है और इसे लेकर सियासत गर्म है। इन सब के बीच आनंद मोहन पैरोल खत्म होने के बाद फिर से जेल पहुंचे। अब आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार कागजी कार्रवाई कल तक पूरी होने की संभावना है और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कल तक आनंद मोहन जेल से बाहर आ सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने अब जा रहे हैं उस वक्त की हैं जब आनंद मोहन जेल वापस लौटे थे। सहरसा में आनंद मोहन एक होटल में ठहरे हुए थे। होटल में आनंद मोहन ने अपने वकीलों से राय ली और जेल के लिए निकल पड़े। जेल गेट पर मीडिया के सवालों पर आनंद मोहन ने हाथ जोड़ लिया। आनंद मोहन की रिहाई पर हंगामा मचा है। सियासत के गलियारों में पूर्व सांसद की रिहाई को लेकर विवाद के सियासी सुर उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो डिप्टी सीएम सरकार के बचाव में उतरे हुए हैं। लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता अब साफ है, लेकिन इस रिहाई को लेकर विवादों का ऐसा गुबार उठा है कि आनंद मोहन के आनंद में खलल पड़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन के रास्ते बिहार में 90 का दौर वापस लाया जा रहा है, तो सरकार के डिप्टी सीएम आनंद मोहन की रिहाई को तर्कसंगत बताते हैं। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार समाज कभी नहीं माफ करेगा। आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस एसोसिएशन भी लामबंद होकर विरोध में उतर आया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनेगा। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी इस रिहाई पर अफसोस जताती हैं। उनका कहना है कि एक ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो पीड़ित इस रिहाई में न्याय का मखौल देख रहे हैं। सरकार इसे न्याय संगत मानती है और विपक्ष इस रिहाई में जंगल राज की वापसी का अंदेशा देख रहा है। सबकी अपनी दृष्टि है। इसी दृष्टि से कहीं सियासत सध रही है और इसी दृष्टि में कहीं न्याय अधूरा दिखता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करते करते आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जी कृष्णैया ने गोपालगंज जाने के लिए मुजफ्फरपुर का रास्ता क्यों चुना। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? सुना आपने ये संवेदनहीन बयान
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का है। शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन का समर्थन करते करते गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया के मुजफ्फरपुर का रास्ता चुनने पर ही सवाल उठा दिया। शिवानंद ने कहा कि कृष्णैया छपरा होकर भी जा सकते थे। शिवानंद तिवारी का तर्क भी सुन लीजिए। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने? किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे, वहां नहीं गए, इधर से कैसे गए? शिवानंद तिवारी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। सारे तथ्य कोर्ट और सार्वजनिक जीवन में सबके सामने, इससे ज्यादा हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। आनंद मोहन जी के मामले में कौन क्या बोलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रखता है। कई लोग अपने मत के हिसाब से बोल रहे हैं। शिवानंद के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट ने कहा कि शिवानंद तिवारी ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाने वाले हैं, आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। अरे ये बात तो शिवानंद तिवारी जी को लालू जी से पूछना चाहिए ना, और लालू जी को जेल भेजने वाले यही शिवानंद तिवारी जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब सवाल है कि शिवानंद तिवारी का ये कैसा बेतुका बयान है? रास्ते की बात कहकर क्या बताना चाहते हैं शिवानंद? क्या शिवानंद कहना चाहते हैं कि हादसे के लिए कृष्णैया जिम्मेदार थे? क्या इंसानी मर्यादा भी भूल चुके हैं शिवानंद तिवारी? क्या अब इतने निचले स्तर की राजनीति होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आनंद मोहन के साथ साथ 26 कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सीपीआई-एमएल के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। माले के नेताओं ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग की है जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। 27 लोगों की रिहाई हुई है, उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 26 कैदियों की रिहाई का फरमान क्या सुनाया? बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत गर्मा गई। विपक्ष के किसी नेता ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाया तो किसी ने आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत कैदियों को छोड़ने का आरोप लगा दिया। लेकिन अब एक अलग सी आवाज महागठबंधन से भी उठने लगी है। माले ने उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग शुरू कर दी है जो 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। 14 लोगों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है, एक व्यक्ति की रिहाई हुई है। तो हमने सरकार से ये कहा था कि उसी आधार पर बाकी टाड़ाबंदियों को भी रिहा किया जाए, लेकिन जिन 27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें एक भी टाड़ाबंदी को रिहा नहीं किया गया है। माले का आरोप है कि 14 साल से अधिक की सजा काट चुके बंदियों की रिहाई के मामले में सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है। माले की मांग है कि टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के शेष बचे बंदियों को अविलंब रिहा किया जाए। भाकपा माले राज्य सरकार के खिलाफ 28 अप्रैल को सीएम आवास के बाहर धरना देगा। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा माले के विधायक मौजूद रहेंगे। भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। अब देखना ये होगा कि वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा करने के आरोपों से घिरी बिहार सरकार माले की मांग पर क्या करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के अलग अलग जेलों से पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों के छोड़ने का आदेश जारी हो गया और इसके तहत बक्सर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को छोड़ा जाना है। इनमें से 3 कैदियों को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं एक अन्य कैदी की आज रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि उसने जुर्माने की राशि नहीं दी। रिहाई के लिए 5 कैदियों का नाम था, लेकिन एक कैदी की पिछले साल मौत हो चुकी है। जेल से छूटे कैदियों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। आम के लिए था, आम खातिर। अच्छा, कहाँ, किस जगह? गाछी में। किस जगह पे? मोहम्मदपुर में। आपका नाम? आपका नाम? जितेंद्र सिंह। किस मामले में बंद थे? 302 में फंसा कैसा 302 था? किस जगह पे हुआ था मर्डर? बाजार में।
बाजार में किसका मर्डर हुआ था? कारा विभाग पटना मुख्यालय की तरफ से जब बक्सर सेंट्रल जेल को 5 कैदियों की रिहाई के आदेश आए, उनमें से 3 कैदियों की रिहाई बक्सर सेंट्रल जेल कारा प्रशासन के द्वारा किया गया है। एक कैदी जो पति राम राय हैं, उनकी मौत 6 महीना पहले हो गई है और एक और जो कैदी है रामाधार राय, उनके सजा के साथ साथ अर्थदंड भी लगाया गया था। हालांकि वो कैदी अभी तक अर्थदंड नहीं जमा किया, जिसकी वजह से उस कैदी की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। इनमें से 3 कैदी को बक्सर सेंट्रल जेल कारा प्रशासन ने रिहाई कर दिया है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। आरजेडी ने पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। ताजा सूची में A to Z की जगह मुस्लिम और यादव समीकरण को ही तरजीह दी गई और इसी तरजीह पर विपक्ष ने यह कहते हुए सियासी तीर चला दिया कि आरजेडी A to Z की नहीं बल्कि MY समीकरण पर चलने वाली पार्टी है। जनता दल जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादव। 23 अप्रैल यानी बीते रविवार को ही वैशाली में बिहार के डिप्टी सीएम ने मंच से कहा था कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन मंगलवार को पार्टी ने अपने पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर इस संकल्प को सियासत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। नई सूची पर नजर डालें तो प्रदेश संगठन में 17 यादव नेताओं को जगह मिली, 15 यादव जिला अध्यक्ष बनाए गए, 2 को प्रदेश संगठन में जगह दी गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय से 11 लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। 94 सदस्यों की सूची में 51 यादव और मुसलमान हैं, जो पदाधिकारी बने। नई सूची में आधे से ज्यादा नाम MY समीकरण को साधते दिखाई देते हैं और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी सिर्फ MY की पार्टी है, उसका A to Z से कोई लेना देना नहीं है। खाता न वही जो लालू परिवार का ही वही सही, वो माई समीकरण से बाहर नहीं निकल सकता है, अपराधियों से बाहर नहीं निकल सकता है, सिंडिकेटों से बाहर नहीं निकल सकता है। बीजेपी के हमले पर आरजेडी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी का कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं में झांक ले तो बेहतर होगा। महागठबंधन के दूसरे दल भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जिसने अपने संगठन में आरक्षण की व्यवस्था की है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए। भाजपा के लोगों की आदत है हर मसले पर टीका टिप्पणी करना। ये लोग अपने गिरबान में तो झांक कर देखते नहीं हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के विषय में बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर ये बात दोहराते हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन पार्टी के आंतरिक संगठन में पुराने समीकरण की ही झांकी मिलती है। न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अहमदाबाद से बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। गुजराती ठग वाले बोल पर ये याचिका दाखिल की गई है। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया और तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामले पर 1 मई को सुनवाई होनी है। 22 मार्च 2023 को तेजस्वी ने यह बयान दिया था और याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी ने सभी गुजरात वासियों और समाज का अपमान किया है और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है। इससे गुजरात के लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंची है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिन्होंने पूरे गुजराती समाज के लिए ठग शब्द का यूज़ किया, और हमारे गुजरात के अंदर ठग किसको बोला जाता है? जो गुनहगार है, लुच्चा है, बदमाश है, उसको ठग बोला जाता है। तो क्या हम पूरे सारे गुजराती ठग है क्या? यहाँ के महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आम्बेडकर साहब हो गए, अभी इसकी आत्मा को क्या लगेगा? और हम यहाँ उनके जो बच्चे हैं उनको भी क्या लगेगा? अगर सब हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो हमारा मुंह छुपा के हमें जाना क्या? हम सब पूरे सारे ठग है क्या? ऐसा दिल पे लगने से और गुजरात की प्रजा को भी ऐसा लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके हिसाब से जो भी मेरी रजूआत थी वो आज मैंने कोर्ट नंबर 17 मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर रखी हुई है और नामदार कोर्ट ने मेरे को अगली डेट 1/5 दी हुई है। मंगलवार को नवादा में हुए ब्लास्ट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और जिस घर में धमाका हुआ उसमें किराए के तौर पर रहकर एक दंपति पटाखा बनाने का काम करते थे, वो भी अवैध तरीके से। आरोपी दंपति अरेस्ट कर लिए गए हैं। मंगलवार की दोपहर नवादा शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर मोहल्ला धमाके से दहल उठा था। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ उसकी स्थिति देखकर समझा जा सकता है
कि धमाका कितना भयानक था। धमाके वाले घर का मालिक मोहम्मद शफीक आलम है, जहां किराए पर एक दंपत्ति रहता है और जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल धमाके के इस पूरे कांड का नवादा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मोहम्मद शफीक आलम के घर में किराए पर रहने वाले दंपत्ति पटाखे का अवैध निर्माण करते थे। उससे जुड़ी सामग्री घर में रखी हुई थी, जिसमें विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही मकान का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दंपत्ति सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया है। हम लोगों को यह धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि उस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। उसमें जो मेन अभियुक्त था उस घर का, जो मोहम्मद समीम है, वो भागा चल रहा था। हम लोगों ने रात में उसकी गिरफ्तारी की, उसको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। गिरफ्तार 3 लोगों में मोहम्मद शमीम आलम, उसकी पत्नी गुलशन खातून के अलावा इनके फाइनेंस करने वाले पटाखा दुकानदार मोहम्मद गुड्डू का भी नाम शामिल है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से कई ऐसी सामग्री जब्त की है जिससे पटाखा बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब ऐसे में सवाल है कि पटाखे का अवैध निर्माण बीच शहर में कैसे चल रहा था। बगैर लाइसेंस के आरोपी कैसे पटाखा निर्माण कर रहे थे। अवैध कारोबार पर पुलिस की नजर क्यों नहीं रहती। वैसे नवादा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कांड का उद्भेदन कर दिया है। हालांकि दूसरे अभियुक्तों की संलिप्तता और अनुसंधान के बिंदुओं पर जांच भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। खबर लालकोठी अपार्टमेंट में शव मिलने की खबर है। जकनपुर में लालकोठी अपार्टमेंट है जहां से शव बरामद हुआ है और ये शव युवक का है। हालांकि शव की बरामदगी के बाद सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के जमुई के राजा डूमर गांव में ईसाई मिशनरी की तरफ से 3 दिवसीय महाचंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड और बिहार के सैकड़ों भोले भाले आदिवासी और हिंदू महिला पुरुष शामिल हैं। यहां पर सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज का दावा होता है। लोग पिछले 24 घंटे से अपने अपने बीमार परिजनों के साथ भूखे प्यासे आए हुए हैं और इस प्रकार अंधविश्वास के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भूत प्रेत भी झाड़ने का दावा होता है, जो कहीं न कहीं समाज में उभरते वैज्ञानिक चेतना पर प्रहार है। पूर्णिया के मधुबनी ओपी क्षेत्र में लॉ कॉलेज के पास ट्रेन से कटकर एक छात्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक छात्र ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन ड्राइवर ने काफी हॉर्न बजाया, लेकिन छात्र ने नहीं सुनी और ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। हम जब ये यहाँ थे तो देखे जो बच्चा वहाँ से आ रहा था, उसको क्लास का समय था, वो हल्ला कर रहा था, जो हम तुरंत आ रहे हैं तुम रुको। वो क्रॉस कर रहा था, ये तब तक में ट्रेन आ गई। उसके कान में लगा हुआ था ईयरफोन, वो नहीं सुना। ट्रेन क्रॉस करने के दौरान कितने बजे की घटना है ये? वो 9 बजे हमको लगता है वही ट्रेन है, 9 बजे आती है सहरसा से जो चलती है, वही ट्रेन से हुआ है। कह रहा है कि ट्रेन से उतरने के दरमियान हुआ है, फिर कह रहे हैं कि ये हमको नहीं मालूम है। इस तरीके उसी का प्रेजेंट का कहना है कि मतलब यहीं पे रहता था और क्रॉस करने के यहाँ पे पढ़ाई करता था। जी यहाँ लॉज में कहीं रहते थे, बगल में रहते। हमको लग रहा था कि कुछ लड़का बोला कि सर उधर से आने के यहाँ उतरने के क्रम में इसे हुआ है। भागलपुर में पुलिस की लापरवाही के कारण एक कैदी पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा। यह मामला भागलपुर जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल नाथनगर थाना पुलिस चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 चोर को कोर्ट में पेशी के लिए ऑटो से लेकर जा रही थी। इसी दौरान दोनों कैदी ने हाथ से हथकड़ी खोलकर भागने लगा। कैदी को भागता देख मौके पर पुलिस टीम ने खदेड़ कर एक कैदी को पकड़ लिया। दूसरा कैदी भागने में कामयाब रहा। भागने वाले कैदी की पहचान कारू के रूप में हुई है। वहीं पकड़ाए गए कैदी सोनू ने बताया कि भागने वाले कैदी कारू ने भागने से पहले पुलिस से हथकड़ी ढीला करने को कहा था। क्या नाम है? सोनू कुमार। कहाँ घर है? खटिकटोला। कौन केस में आए थे? बकरी चोरी में। भाग कहाँ गए? हमने भागे सर, लेके हमको दौड़ गया। 2 आदमी था? हाँ। एगो कहाँ गया? एगो खड्डे में घुसा हुआ था। कौन थाना से लाया तुम? चंपानगर। टेम्पो में आ रहे थे? हाँ।
पटना से बड़ी खबर है, जहां कदमकुआं इलाके में एक 2.5 महीने के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृत बच्चे का हाथ पैर रस्सी से बंधा था और डब्बे में बंद कर उसे रखा हुआ था। परिजनों को जब इस बात की खबर मिली तो कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक किसी परिचित ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को शव को बरामद किया है और मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर जमुई से है, जहां महिसौरी मोहल्ले में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मात्र 3 कमरे हैं, जहां 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। हैरानी की बात है कि स्कूल का हैंडपंप एक क्लासरूम में है, जो बीते कई दिन से खराब है। इसके कारण पानी की समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय का जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई शहर के बीचों बीच महिसौरी मोहल्ले का यह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय महिसौरी, और जहां तक इस स्कूल की बात करें तो 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है और इस स्कूल में लगभग 300 बच्चे नामांकित हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि मात्र 3 कमरे में यह स्कूल चलता है, जबकि इस स्कूल में 7 शिक्षक तैनात हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वर्ग 8 का जो क्लासरूम है उसमें अगर देखा जाए तो इसी क्लासरूम में हैंड पंप है। कहने का मतलब कि हैंड पंप जो है क्लासरूम के अंदर है, जो बीते कई दिनों से खराब है। देख सकते हैं गर्मी का दिन है, बच्चों को परेशानी होती होगी, लेकिन कई बार विभाग को बताया गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खुद के पहल से स्कूल का जो प्रशासन है खुद के पहल से इसको बनवा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि मात्र 3 कमरे में 8वीं तक की पढ़ाई होती है। और बता दूं कि एक कमरा में तो अगर कहा जाए तो 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर मिल रही है भवन नहीं रहने से। साथ ही जिस क्लासरूम में हैंडपंप है जो अभी खराब है, वहाँ से पानी ले जाने में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको क्या परेशानी होगी सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, हैंडपंप क्लासरूम में रहने से क्या परेशानी होती है? पूरा कीचड़ उचड़ हो जाता, गंदा हो जाता पूरा क्लासरूम, और बार बार आता है बच्चा लोग पानी लेने। स्कूल की अगर बात करें तो प्रधानाध्यापिका है, इनसे बात करते हैं। 3 क्लासरूम मात्र है, कैसे हैंडल होता है आपका? किसी तरह मैनेज करके कर रहे हैं सर, क्या करें, क्लासरूम तो है ही नहीं। एक सामुदायिक भवन है, उसमें 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।